ये वक्त भी कितना अजीब है ना। अभी यूं ही कल ही की बात लगती है जब हमने कॉलेज में पहली बार एडमिशन ली। उस कॉलेज में जिस कॉलेज ने हमको सब दिया, मस्ती दी, पढ़ाई लिखाई दी, हमारे अच्छे दोस्त दिए, और आज हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी राह अलग करने वाला था। हम सब लोग अच्छे नंबर से पास तो हो गए थे, पर मन में एक मलाल था कि अभी सब अलग हो जाएंगे। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करने मुंबई चला जाएगा, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने पुणे जाना है, और उससे पहले मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टाइम आने वाला है। और वो टाइम था मेरे पिताजी के साथ में मेरी मीटिंग। क्या होने वाला है उस मीटिंग में, ये जानने के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए। काश तुम मेरे होते। एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु पे। फाइनल ईयर की डिग्री लेके जैसे ही मैं घर पहुंचा, मम्मी आरती की थाली के साथ में तैयार खड़ी थी। यूँ तो मम्मी को शायद ये लग रहा था कि जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मुझे ही मिलेगा, पर माँ को अपने बेटे पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। ट्रॉफी तो नहीं मिली, पर मुझे डिग्री ज़रूर मिल गई। मेरी माँ कई नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी ढूंढने में कहीं कमी नहीं रखती। माँ ने मेरा रनर अप सर्टिफिकेट भगवान के चरणों में रखा, मेरी डिग्री भगवान के चरणों में रखी, और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। ये था मेरा ग्रेजुएशन का दिन। पर इंतज़ार तो रात का था, क्योंकि रात को जब पापा घर पर आएंगे तब सब बदलने वाला था। क्योंकि पापा और मेरी जो बातचीत होने वाली थी वो सिर्फ मेरे फ्यूचर को लेके होने वाली थी। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि क्या पापा और बेटे के बीच में जो बातचीत होती है वो इतनी ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए, या कहीं पे हमको वो दूरियां कम करनी चाहिए। पर फिर ऐसा भी लगता है कि अगर पापा और बेटे में दोस्ती का रिलेशन बन जाए तो फिर हम डरेंगे किससे। खैर, वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमा। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। रात में पापा घर पर आए। फ्रेश होने के बाद में डाइनिंग टेबल पे बैठे। मैं डर के उनके सामने जाके बैठ गया। 2-3 मिनट तक तो कोई किसी ने किसी से कुछ बात नहीं की। हम लोग सब अपनी ही धुन में थे। मैं ये सोच रहा था पापा को क्या बताऊं। पापा ये सोच रहे थे कि वो मेरे से कैसे बात चालू करें। फाइनली पापा ने बात चालू की। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया बेटा, पापा ने मुझसे कहा। हाँ थैंक यू पापा, आपको मैसेज किया था मैंने। हाँ, मैं मीटिंग में था इसलिए शायद मैसेज तुम्हारा देख नहीं पाया। तो फिर अभी आगे क्या करना है? पापा ने वही सवाल पूछा जिस सवाल से मुझे बहुत डर लग रहा था। बस पापा, अभी 6 महीने का रेस्ट लेके मैं पुणे चले जाऊंगा और वहाँ पे एमबीए करूंगा। मैंने डरते डरते पापा से कहा, तुमको 6 महीने का रेस्ट क्यों चाहिए? अभी तो तुमको काम करना है, अभी रेस्ट क्यों करना है? पापा ने फर्म लुक देते हुए मुझसे कहा। नहीं पापा, मैं उसके पहले सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूँ या कुछ अपने लाइफ के साथ में क्या मुझे करना है उसके बारे में सोचूं। मैंने डरते हुए फिर जवाब दिया, चलो अगर तुमको 6 महीना गैप लेनी है या 6 महीना तुमको रेस्ट करना है तो कल से ऑफिस आ जाओ। ऑफिस में आके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद पीजी करने के लिए हम लोग तुम्हारे लिए अच्छा कॉलेज ढूंढ लेंगे। पापा ने मुझसे ऑर्डर देते हुए कहा। ना ही ये कोई रिक्वेस्ट थी और ना ही ये कोई प्यार से बताने वाली बात थी। पापा ने जिस लैंग्वेज में कहा था वो लैंग्वेज यही थी कि कल से तुमको ऑफिस आना है 6 महीने तक। उसके बाद ना मैं पापा को कुछ बोल पाया, ना पापा मुझसे कुछ बोल पाए। हमने चुपचाप अपना डिनर फिनिश किया और मैं अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही सबसे पहले मेरे नजर पड़ी किताबों पे। ये किताबें जिन्होंने मेरा कई साल तक साथ दिया था, आज अचानक से बेगानी हो गई थी। आज इन किताबों में मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था सिवाय एक किताब के अंदर में एक ग्रीटिंग कार्ड के, जो ग्रीटिंग कार्ड मेरे बर्थडे पे नियति ने मुझे दिया था।
अचानक से वो सारी यादें, नियति की, मेरे दिल से जुड़ी हुई यादें, सब मेरे सामने मानो जी उठी थी। मैंने वो कार्ड देखा, तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। हाय भाई, किधर हो तुम? पंकज ने मुझसे फ़ोन पे कहा। और पंकज का फ़ोन आते ही एक अजीब-सी पॉज़िटिविटी आ जाती थी, क्योंकि हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में देखना कोई पंकज से सीखा। भाई बस अभी शाम हो गई है, अभी घर पर पहुँचा हूँ। पापा से बात की तो पापा ने बताया है कि कल से ऑफ़िस आना है, तो ऑफ़िस जाने की तैयारी करेंगे और कुछ नहीं। तुम बताओ? कुछ ख़ास नहीं यार, ऐसे ही तुमको फ़ोन कर दिया था। मैंने और पंकज ने तकरीबन आधा घंटा बात की। हमने कई पुरानी यादें ताज़ा की, पर कहीं दिल में एक दर्द सा लग रहा था कि कहीं पंकज भी मुझसे दूर ना हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास में दोस्ती के नाम पर सिर्फ पंकज था और दिल से मुझे ये पता था कि कभी ना कभी उससे भी मुझे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि नियति से मैं दूर हो चुका था। अब सिर्फ पंकज मेरी जिंदगी में था। कुछ ही देर बाद मैंने अपना फ़ोन रख दिया और सोने चले गया। सुबह उठा तो अचानक मेरे फ़ोन पे एक मैसेज ने दस्तक दी। वो मैसेज था पंकज का। वो मैसेज देख के मानो मैं हक्का बक्का रह गया, मानो मेरे आंखों से बस आंसू ही आना बाकी रह गए थे। पंकज के मैसेज में लिखा था कि वो मुंबई के लिए निकल गया है और सॉरी, वो मुझे इसलिए फ़ोन पे नहीं बता पाया क्योंकि वो मेरा उदास चेहरा नहीं देखना चाहता था। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत पंकज को फ़ोन लगाया। ये तुमको क्या लगता है, तुम मुझे बिना बता के मुंबई चले जाओगे और मैं कुछ भी नहीं करूँगा? मैंने गुस्से में पंकज से पूछा। यार समझो यार, मुझे जल्दी जाना था, मुझे कॉलेज से फ़ोन आया था, मुझे उनका कैंपस विज़िट करना था, कुछ इंटरव्यूज़ देने थे, इसलिए मैं सोचा कि 15-20 दिन पहले चले जाऊँ। पंकज ने मुझसे कहा, और तुमने मुझे ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ना? मैंने और गुस्से से उसे कहा, यार टेंशन मत लो, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं पहुंच जाऊंगा। मैं बस एक फ़ोन कॉल अवे हूँ, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े बस फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। पंकज ने मुझे कहा। मुझे कोई भी बातें किसी की समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त मुझसे जुदा हो रहे थे। मैंने गुस्से में पंकज से कहा, रखो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैंने इतना कह के फ़ोन काट दिया। पंकज शायद समझ गया था कि मुझे बहुत गुस्सा आया है, इसलिए पंकज ने मुझे वापस कॉल करने की ज़हमत नहीं उठाई। उदास मन से मैं ऑफिस के पहले दिन के लिए तैयार होने चले गया। नहाकर जब बाहर निकला, अपना कबर्ड खोला, मेरे कबर्ड के सामने में एक पंकज ने दिया हुआ गिफ्ट था। उसी के बगल में नियति के दिए हुए कई सारे ग्रीटिंग कार्ड्स थे। उन दो चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक ही पल में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कहीं मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया एक ही दिन में? जो एक बच्चा मेरे अंदर था, कहीं वो एक ही दिन में मर तो नहीं गया? इतना ही सोच रहा था कि तब भी पापा का मैसेज आया, ऑफिस में जल्दी आओ, टाइम हो चुका है। पापा का ये मैसेज मानो बॉम्ब जैसा मेरे पे गिरा। अभी कल ही की बात थी जब मैं इतना खुश था, मुझे डिग्री मिली थी, और अचानक एक दिन का रेस्ट नहीं और मुझे सीधा ऑफिस जाना पड़ रहा है। और तब जब मेरे पास ना नियति है और ना मेरे पास पंकज है। इस दुनिया की रणभूमि में मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बहुत उदास मन से ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर लोग दिन भर कैसे रह सकते हैं एक ही जगह पे। ना यहाँ पर कुछ आपको करने मिलता है, ना देखने मिलता है, ना मस्ती होती है, ना कुछ। जैसे ही अंदर पहुंचो एकदम साइलेंटली बैठे रहो। कुछ फाइलों के बीच में पापा का कैबिन था। वो कैबिन में पापा कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे। मैं पापा के पास गया और बात शुरू करने की कोशिश की, पर पापा ने मुझे इशारा करते हुए कह दिया कि तुमको उधर बाहर बैठना है। मुझे ह्यूमिलिएशन तो फील नहीं हुआ, पर ऐसा लगा कि पापा मुझसे गुस्से में कुछ कहना चाह रहे हैं, पर शायद ये उनका तरीका था। सही था या गलत था मुझे नहीं पता। मैं बाहर जाके बैठा, कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। हमारे ऑफिस में एक कोने में कॉफ़ी मशीन हुआ करती थी, बहुत पुरानी। उसमें से कॉफ़ी कम और आवाज़ें ज़्यादा आती थी।
अब दिन भर मेरे पास में ऑफिस में करने के लिए यूँ तो कुछ था नहीं, कुछ फाइलें थी, कुछ समझना था, बहुत सी चीज़ें समझानी थी, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ नियति और पंकज ही थे। मेरे 2 दोस्त, मेरे 2 करीबी दोस्त, जो मेरा साथ छोड़कर जा चुके थे और इस शहर में रह गया था मैं अकेला बिना किसी दोस्त के। क्या होने वाला था मेरे साथ में आगे? क्या मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ा यू टर्न मारने वाली थी? क्या मैं पुणे जाने वाला था? या फिर मैं पुणे जा ही नहीं पाऊँगा? या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी आपने या मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी? सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए काश तुम मेरे होते। और अब क्या कर सकते हैं? अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार-बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।